नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर विवेक पांडे। इस पॉइंट ऑफ इम्बाइब में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आगे का प्रसिद्ध कालजयी उपन्यास शेखर एक जीवनी। आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा खंड जिसका नाम है बीज और अंकुर। हम शुरू करें इससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। शेखर का जीवन बहुत सूना हो गया था और इसीलिए जीवन में जो कुछ भी आता था वह मानो उसके रस की अंतिम बूंद तक निचोड़ लेना चाहता था। हंसी की बात होती तो आवश्यकता से अधिक हंसता था। घूमने निकलता तो पागल कुत्ते की तरह दौड़ता था। अगर कहीं पर झगड़े की बात होती तो झगड़े का कारण भूल जाने पर भी विरोध बनाए रखता था। उसके जीवन में इससे एक झूठी तेजी आ गई थी, गति का एक भ्रम, जबकि वास्तव में वह निश्चल खड़ा था। खंडहरों से घिरे हुए टीलों की एक चोटी पर शेखर खड़ा था। उसके पैरों के पास उसका कुत्ता। चारों ओर फैले हुए अरहर के खेत थे। कभी हवा का झोंका आता तो अरहर के पौधों की चोटियां बहुत झुक जाती थी और सीधी हो जाती थी, मानो हरी वर्दी पहने हुए बहुत से सिपाही पहरा देते देते एक साथ ऊँघ रहे हों और फिर जागकर सावधान खड़े हो गए हों। कुत्ते का नाम था तैमूर। शेखर उसे विशेष प्यार नहीं करता था, किंतु कुत्ता सदा उसके पीछे रहता था। न जाने क्यों उसने शेखर को अपना स्वामी मान लिया था। शेखर के खड़े खड़े ही कुत्ते ने शायद दूर तक देखा और सीधी नीचे अरहर की ओर, खेतों की ओर भागता। पीछे पीछे शेखर भी भागा। उसे कुछ करने की भीतरी प्रेरणा कोई थी नहीं। बाहर से जो धक्का लगता उसी के आगे वह आगे बढ़ जाता था। हाथों से अरहर के पौधों में रास्ता बनाते हुए शेखर ने देखा कि तैमूर क्यों भागा आया था। बहुत से बटेर अनेक दिशाओं में भागे जा रहे थे और तैमूर कभी एक के पीछे कभी दूसरे के पीछे दौड़ता फिरता था, लेकिन पकड़ किसी को नहीं पाता था। जिधर जिधर तैमूर भागता उधर उधर शेखर भी बहता। अरहर धीरे धीरे बहुत से घने हो गए थे। शेखर कंधे पर आए, सिर झुकाए, हाथों से उसे चीरता हुआ बौड़ाए सांड की तरह बढ़ने लगा। फिर भी तैमूर का साथ नहीं पा सका। उसकी कमीज की चिथड़े हो गए, बाहें और टांगें भी छिल गई, मुंह में खरोच आ गया, पर बटेर कोई हाथ ना आया। पर अपने कुत्ते से भी अधिक ढीठ शेखर बहता ही गया। उसके नंगे पैर भूमि पर रक्त से लाल हो गए और अपनी छाप छोड़ते हुए चले, पर अभी बटेर कोई हाथ नहीं आया था। तैमूर ने उकता कर खेल छोड़ दिया, हार मान ली। शेखर भी झक मारकर रह गया। खंडहरों के ऊपर सूर्य स्वर्ण बरसता हुआ डूब रहा था। घर के पथ पर शेखर खून से लथपथ, थका हुआ, सिर झुकाए चला आ रहा था और सदा आगे रहने वाला तैमूर उसके पीछे पीछे मुंह लटकाए आ रहा था। बटेर कोई हाथ नहीं आया था, लेकिन खेल हो गया था। दिन बीत गया था। फिर अरहर के खेत, फिर आगे आगे शेखर और पीछे पीछे शेखर का कुत्ता तैमूर। अब तैमूर ही शेखर का भाई है, गुरु है, साथी है और सेवक भी है। शेखर की माँ सरस्वती को लेकर अपने पिता के गांव गई हुई है। शेखर पर किसी का नियंत्रण नहीं है। शेखर निरुद्देश्य भटक रहा है, लेकिन उस उद्देश्यहीनता में एक प्रतीक्षा है। शेखर गणेशी की बाट देख रहा था। गणेशी जात का डोम है। शेखर के पिता के देख रेख में कुली का काम करता है। छुट्टी के समय वह आतिशबाजी तैयार करता है। इसी नाते वह शेखर का मित्र है, क्योंकि वह बहुधा शेखर को साथ ले जाता है और उसके सामने चीज़ों को तैयार करता है। बारूद बनाता है, अनारों में भरता है, पटाखे लपेटता है और साथ साथ शेखर को बताता भी जाता है कि शोरा, गंधक, कोयला अलग अलग कूटने चाहिए और मिलाते समय लकड़ी की चीज़ें काम मिलानी चाहिए कि आग न लग जाए, और छछूंदर लपेटने के लिए कागज के शोरे और सिरके के घोल में भिगोकर सुखा लेना चाहिए। कभी वह शेखर के आग्रह करने पर उसे बारूद कूटने के लिए भी देता है और कभी कुछ कुछ पटाखे उसे दे देता है। उनकी दोस्ती इतनी बढ़ गई है कि कभी कभी शेखर के पिता ने कहकर गणेशी को छुट्टी दिला देता है और साथ घूमने ले जाता है। आज उसकी प्रतीक्षा यूं हुई कि शेखर ने एक गोह लाने के लिए भेजा था। गणेशी ने ही उसे बताया था कि गोह कैसी भी दीवार पर चढ़ सकती है और उससे चिपक जाती है। अगर कोई उसकी दुम पकड़कर लटक भी जाए तो भी नहीं छोड़ती, बल्कि पुराने जमाने के लोग
उसकी दुम में रस्सी बांधकर उसके सहारे किले की दीवारें फांदा करते थे। यह सुनकर स्वाभाविक ही था कि शेखर गोह देखना चाहता। जब गणेशी ने बताया कि गोह जिंदा नहीं आ सकती क्योंकि उसका कांटा जहरीला होता है, तब शेखर की आज्ञा हुई कि गणेशी उसे मारकर ले आए। शेखर अरहर का खेत पार करके निकला तो देखा सामने से गणेशी चला आ रहा है। दुबला पतला काला भूत, एक हाथ में लाठी लिए और दूसरे में दुम पकड़कर मरा हुआ गिरगिट सा लटकाए। पास आते ही बोला, बबुआ यह लो गोह। शेखर थोड़ी देर उसकी ओर देखता रहा। उसे कुछ निराशा सी हुई। यही है कि गोह? फिर वह बोला, इसकी चमड़ी उतारो, हम रखेंगे। गणेशी ने हंसकर बताया कि गोह की चमड़ी बहुत पतली होती है, खाल नहीं उतर सकती। पर शेखर उसकी बातों में आने वाला नहीं था। खाल चीते के भी उतर सकती है, वह नित्य एक पर बैठता है, तब गोह की क्या बिसात। बोला, हम जो कहते हैं उससे करो, तुम इसकी खाल उतारो। गणेशी ने देखा मानना पड़ेगा। उसने एक चाकू निकाला और गोह का पेट चीर डाला। शेखर कुत्ते को पकड़कर खड़ा रहा। आधे घंटे में खाल खिंच गई। शेखर ने कहा, इसे धूप में सूखने के लिए डाल दो, सूख जाए तब धो लेंगे। गणेशी ने कुछ कहे बिना मुस्कुराकर उसे सूखने के लिए फैला दिया। 3 दिन बाद वहाँ जो शेखर ने देखा, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। जब गणेशी ने हंसते हुए पूछा, बबुआ तुम देख आए, वह गोह की खाल सूख गई है कि नहीं? तब उसने विस्मय दिखाते हुए कहा, कैसी खाल, कौन गोह? बुद्धिमान गणेशी मुस्कुराकर चुप हो गया। शेखर ने नोट किया कि चमड़ी सभी की होती है, लेकिन चीता चीता है और गोह गोह। जिस घर में शेखर रहता है उसके साथ आमों का एक बगीचा था। आम देशी थे और घटिया किस्म के, केवल एक वृक्ष कलमी आमों का था। उन दिनों आम पकने से हो रहे थे। शेखर रोज जाकर उन्हें ललचाई आंखों से देख आता और उस दिन की कल्पना किया करता कि जब वह पेड़ों पर न होकर उसके हाथ में होंगे। एक दिन अकेले वृक्ष पर कुछ पके से आम देखकर शेखर ने माली से कहा, हमें आम दो। लेकिन माली को सर्वथा उचित मांग की सहानुभूति नहीं हुई। बोला, बबुआ कल तोड़ दूंगा, वो आम और डाली लगाकर साहब के पास ले जाऊंगा। साहब के पास? शेखर को यह सरासर अन्याय लगा कि आमों को चाहने वाले शेखर के छीने जाने पर वे आमों की उपेक्षा करने वाले उसके पिता के पास जाएं। बोला, देते हो कि नहीं? नहीं बबुआ। शेखर स्वयं पेड़ पर चढ़ने लगा। माली दूर खड़ा हंसता रहा, क्योंकि वह जानता था कि लड़का पेड़ पर क्या चढ़ेगा। लेकिन शेखर के हाथों पैरों में क्रोध का बल था। वह ऊपर पहुंचा, आराम से एक डाल पर बैठा और चुन चुन कर पके आम खाने लगा। माली की मुस्कान चिंता में बदल गई। उसे देखकर शेखर का सारे आम खा डालने का निश्चय और भी पक्का हो गया, पर पेट ने साथ नहीं दिया। तब शेखर ने कच्चे अधकच्चे पके सब प्रकार के आम तोड़ तोड़ कर मुंह से जूठे कर करके इधर उधर फेंकने आरंभ किए। प्रत्येक आम फेंकते हुए वह चिल्लाकर माली से कहता जाता, यह लो और वह लो और यह लो। माली यह नहीं सह सका, शेखर को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। उसे आते देखकर शेखर ने कहा, आओ आओ बेशक आओ, और ऊपर चढ़कर एक डाल के बिल्कुल सिरे के पास ऐसे जा बैठा कि तनिक और भार पड़ने पर टूट जाए। माली ने पुकारा, लौट आओ नहीं तो गिरोगे। नहीं तुम आओ पकड़ो, मैं भी तो देखूं। और कुछ और आगे सरक गया। माली डर गया, बोला, बबुआ उतर आओ, ईश्वर के वास्ते उतर आओ, तुम उतर आओ, नहीं तो मैं और आगे जाता हूँ। माली उतर गया, वहां से चला गया। शेखर धीरे धीरे उतरा। वह अभी भूमि पर पहुंचा नहीं था कि उसने देखा माली के साथ पिता चले आ रहे हैं। वह दार्शनिक हो गया। उसने एक बार अपने गिराए हुए आमों की ओर देखा, फिर तैयार होकर खड़ा हो गया और मन ही मन गणित का एक सवाल करने लगा कि कितने आम फी थप्पड़ या कितने थप्पड़ फी आम पड़ेंगे या नहीं। यह संभावना विचार में लाने की नहीं थी, लेकिन थप्पड़ नहीं पड़े। पिता ने सारी कहानी सुनकर हंस दिया। शेखर से बोले, तुमने खाए सो खाए, फेंके क्यों? और माली से कहा, तुमने उसे क्यों कहा कि मेरे लिए डाली बनानी है? इसलिए नहीं मिलेंगे। यह एक अवसर था जबकि शेखर ने मान की आशा की और हंसी पाई। प्रायः इससे उल्टा ही हुआ करता था। फिर भी पिता के लिए शेखर के हृदय में अपार स्नेह था। शेखर के पिता ने नया मकान ले लिया है, पटना शहर के गंगा के किनारे पर।
अब शेखर का मुख्य काम है अपने बगीचे में से केले का पेड़ काटना और उसके स्तंभों पर लेट कर गंगा में बहना। उसे बहना ही कहना चाहिए, क्योंकि तैरना अभी तक सीखा नहीं है। कई बार स्तंभ से फिसलकर उसने गोते खाए हैं, लेकिन सदा ही किसी ने उसे देख कर घसीट निकाला है। पिता ने बहुत मना करने पर भी वह यह आदत नहीं छोड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी नदी पर अकेले बिना हाथ पांव हिलाए बहने के विचार में सामर्थ्य का कुछ ऐसा आकर्षक अनुभव है कि शेखर उसका मोह नहीं छोड़ सकता। उसने 3 स्तंभों को बांधकर एक नाव बनाई। गंगा में उसे ले जाकर उस पर सीधा लेटकर हाथ से उसे धार में खेकर ले गया। फिर हाथ समेटकर निश्चल कभी इधर कभी उधर देखने लगा। दोनों किनारे धीर गति से प्रवाह से उल्टी दिशा में चलते हुए जान पड़ रहे हैं। बहुत देर तक उनकी ओर देखकर शेखर आकाश की ओर उड़ने लगा। वर्षा हो चुकी थी। बादल के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर मानो फिरते थे। कभी एक दूसरे से भिड़कर एक हो जाते थे, कभी देखते देखते आकाश की प्रकाश नीलिमा में धुल जाते थे। ओह, कितना सुंदर था उस प्रकार उस विस्तीर्ण नील आकाश में घुलकर लुप्त हो जाना। शेखर ने भूले हुए सा सोचा, ऐसे मरूंगा जहां बाधा नहीं होगी। बाधा उसे लगा, जो जीवन जी रहा है वह बाधा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आज उसे मौका मिला है उसके बंधन से निकलकर भागने का। आज वह 3 कटे हुए वृक्षों के सहारे लेकर उस सुदूर देश में जा रहा है, जहां गंगा जाती है, जहां वह समुद्र में मिल जाती है, जहां सूर्यास्त के सोने का टापू है, जहां इन्हीं नीलिमा में धुल जाने वाले बादलों से बनी हुई सूत के वस्त्र पहनने वाली राजकन्या रहती है। शेखर उसके पास जाएगा और उससे कहेगा, मैं शेखर हूँ, मैं बंधनों के देश से आया हूँ। और वह उसे अपने पास बिठा लेगी और कहेगी, यहाँ तुम आबाद हो, उस शिरीष के फूल के महल में तुम रहोगे, जहाँ चाहो वहाँ रहो। पर शायद राजकन्या उसे नहीं देखेगी। वह बंधनों के देश के एक मामूली लड़के से क्यों मिलने लगी? वहाँ और भी तो लोग होंगे, और भी कन्याएं होंगी। उस बाधाहीनता के देश में कोई भी क्यों राजकन्या से कम होगी? शेखर ने आंखें बंद कर ली। फिर उसे ध्यान आया, अरे यह देश तो बड़ी दूर है, वहाँ पहुँचने में तो कई दिन लग जाएंगे। गंगा इतनी धीमी बहती है। लेकिन चिंता जहाँ वश कर सके, उस दशा से वह परे निकल गया था। आकाश की, मुक्त वातावरण की आबाद विशालता उसके प्राणों में भर गई थी। वह स्वयं आबाद था, विशाल था, मुक्त था। यथार्थता पीछे थी। उसके मन में कविता की एक पंक्ति आ गई अंग्रेजी में, ओ मदर गंगा वेस्ट एंड स्लो, अर्थात मंद गति विशाल गंगे माँ। और वह धीरे धीरे बड़ी मेहनत से पंक्ति जोड़कर कविता पूरी करने लगा। जिस क्षण में शेखर को मालूम हुआ कि कविता पूरी हो गई है, उसी क्षण में उसने यह भी अनुभव किया कि उसकी पीठ ठंड से अकड़ गई है। उसके हाथ सफ़ेद सुन्न पड़ रहे हैं। उसने जाना कि वह घर से बहुत दूर बह आया है। घबराहट यथार्थता के संसार में है, उस सूर्यास्त के सोने के टापू के पथ पर नहीं। शेखर धीरे धीरे अनैच्छिक सी क्रिया से अपने को किनारे की ओर खींचने लगा। जब किनारे लगा तब किसी तरह सूखी भूमि पर आया और धूप में औंधा लेट गया। जब वह नींद से उठा तब सूर्य ढल गया था। वह उठा और मांदा सा घर की ओर चलने पड़ा। जब घर के पास पहुंचा तब चांद निकल रहा था और घर में बिल्कुल सन्नाटा था। यद्यपि बत्तियां जल रही थी, घर के भीतर घुसते ही उसने देखा बरामदे में माता पिता खड़े हैं, स्थिर दृष्टि से बाहर देखते हुए, मानो एकाएक बूढ़े हुए। इतनी झुर्रियां उसके मुंह पर पड़ी हुई थी। शेखर को देखते हुए खिंचे हुए चेहरे पर कुछ ढीले पड़े। माँ की आंखों में आंसू आ गए। पिता एकदम से लौटकर ऊपर चले गए। उनके पीछे पीछे शेखर ने जाकर देखा, घर में कोई नहीं है। यह उसे दूसरे दिन मालूम हुआ था कि उसे खोजने के लिए लोग लालटेन लेकर नदी के किनारे बहुत दूर तक गए हुए थे। घर पर किसी तरह पता लगा था कि वह अकेला केले की नाव पर बैठकर बह गया है और घर में खलबली मच गई थी। यह समाचार सुनकर शेखर अपने को इतना भूल गया था कि उसे बहुत चेष्टा करने पर वह कविता याद नहीं आई। वह याद करने की कोशिश करने लगा, पर याद नहीं आई।
जो कविता उसने गंगा के वक्ष पर लिखी थी, केवल स्मारक सी पतली लाइन में उसके मन में रह गई। ओ मदर गंगा, वेस्ट एंड स्लो, जो बहुत दूर है, जिस तक पहुंचने में बहुत दिन लगते हैं। बहुत से ऐसे दिन जिनमें पहले ही कुछ घंटों में पीठ अकड़ जाती है और हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। उस सूर्यास्त के सोने के टापू पर कैसे पहुंचा जाए, कैसे देखा जाए उस राजकन्या को जो उसे शिरीष के फूलों के महल में रखेगी और अपने पास बिठाएगी। शेखर जानता है कि वह कभी नहीं होगा, लेकिन वह भी जानता है कि इसका होना जरूरी है। उसके जीवन के शून्य को भरने के लिए अश्वमेव कुछ होना चाहिए। और विवश होकर वह सोचा करता है कि क्यों नहीं कोई ऐसी घटना होती जिससे वह टापू निकट आ जाए। जब वह सैर करने जाता है तब इतनी गाड़ियां उसके पास से होकर जाती हैं। क्यों नहीं किसी में से वह राजकन्या झांक कर कहती, शेखर चलो मेरे टापू पर, जहां बाधा नहीं है। राजकन्या न सही, जब वह मैदान में घूम रहा होता है तो वहां इतनी लड़कियां खेल रही होती हैं। क्यों नहीं उनमें से कोई छिपी हुई टापू वासनी आकर उसे बुलाती, आओ तुम हमारे आबाद खेल में शामिल हो। इतना भी न सही, क्यों नहीं जब वह राह चलता ठोकर खाता है तब कोई इसी संसार की लड़की उसके पास आकर स्नेह से कहती, आओ शेखर, मैं और कुछ नहीं कर सकती पर तुम्हारे इस एक रस जीवन में कुछ नया ला सकती हूँ। या सिर्फ इतना ही उससे पूछती, चोट बहुत तो नहीं लग गई है क्या? वह छिपकर सुंदर कागज पर रंग बिरंगी फूल पत्तियां बनाता और उनसे घिरे हुए स्थान में पत्र लिखता। किसे वह स्वयं नहीं जानता, लेकिन अपने हृदय की भारी भूख वह उस पत्र में भर देता और अज्ञात के स्वागत की सारी विफलता वह लिखता। ओ कल्पित, ओ अज्ञात, जिसे मैं मन में भी नहीं देख पाता, तुम इस पत्र को पढ़ोगी और समझोगी। मैं शेखर हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं ना जाने कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूँ, तुम्हारे ही लिए हूँ। तुम दिव्य लोक में से हो, लेकिन क्या दिव्य लोक भी तुम्हें इसी तरह मांगता है जिस तरह मैं मांगता हूँ? ओ अज्ञेय, ओ अकल्पनीय। तब वह पत्र को एक लिफाफे में बंद करता है, उसके कोने में अपना पूरा पता लिखता और एक लड़की के साथ उसे बांधकर गंगा में बहा देता कि डूब न जाए। और कई दिन तक प्रतीक्षा में रहता कि कोई उसे पढ़ेगा या पढ़ेगी और फिर उसे उसका उत्तर मिलेगा। न सही स्वप्नलोक की कन्या से कम उसकी अपरिचित किसी को तो होगा। और जब कई दिन तक कुछ न होता तब वह दूसरा पत्र लिखता और दूसरे तख्ती के साथ भेजता कि कहीं पहला डूब न गया हो। और कभी कुछ नहीं होता और उसके विश्वास में कमी न होती। कभी कोई तितली कमरे के भीतर आ फंसती, तब पहले वह खिड़की के या किवाड़ के शीशे से जिनके प्रकाश आ रहा होता है और जिन्हें इसलिए वह बाहर की राह समझती है, जा जा टकराती है और फिर टकराती है। फिर हार कर वह कमरे के एक दो चक्कर काटती है और फिर वहीं लौट आती है और शीशे पर सिर पटक कर विवश पंख फड़फड़ाती है, गिर गिर कर भी नहीं गिरती। वही दशा शेखर की है। मुक्ति की खोज में पहले वह उन वस्तुओं में उलझा जो स्थूल थी, जिन्हें वह देख सकता था, और उनसे हार कर वह कल्पना के क्षेत्र में गया। वहां से निराशा होकर वह फिर यथार्थता में, स्थूल में और प्रत्यक्ष में लौट आया। शेखर के पिता मियादी बुखार से पीड़ित थे और ईश्वर दत्त कभी कभी टेलीफोन पर डॉक्टर को बुलाया करता था। उसी से शेखर ने टेलीफोन के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। उसे जान पड़ रहा था कि जो उसे अन्यत्र नहीं मिला वह शायद टेलीफोन के द्वारा मिल जाए, क्योंकि टेलीफोन में नयापन है, रहस्य था। पिता बीमार थे, इसलिए जब दफ्तर बंद होता था तब जमादार सब दरवाजे बंद करके चाबी शेखर को दे देता था कि पिता के पास पहुंचा दे। और चाबी दफ्तर को नहीं, शेखर के रहस्य लोक की चाबी थी। करीब 5 बजे थे, दफ्तर बंद हो गया था, चाबी शेखर के हाथ में थी। जमादार चला गया था। शेखर ने दफ्तर का द्वार खोला और सीधा पिता के कमरे में गया। टेलीफोन का रिसीवर उठाकर सुनने लगा। उन दिनों वहां ऑटोमेटिक एक्सचेंज नहीं था। एक्सचेंज में स्वर आया, नंबर। शेखर ने एक दवाइयों की दुकान का नंबर दे दिया। फरमाइए, आपके पास थर्मामीटर है? क्या कीमत है? सबकी अलग अलग कीमत बताइए,
अच्छा, और डॉक्टरी दस्ताने कैसे हैं? आपका सुई पत्र भी है? जी हाँ, आपके पास भिजवा दें? हाँ, किस पते पर भेजना होगा? इस प्रश्न की आशंका शेखर को नहीं थी। उसे यह बताया गया था कि जिसे फ़ोन किया जाए उसे करने वाले का नंबर तब तक ज्ञात नहीं होता जब तक कि स्वयं न बताया जाए, और इसी विश्वास के आधार पर उसने फ़ोन करने का साहस किया था। यह सवाल सुनकर वह एकाएक घबरा गया, समझ नहीं पाया कि क्या कहे। बोला, दफ्तर के पते पर, और रिसीवर लटकाकर भाग गया। दूसरी बार शेखर ने फिर चाबी प्राप्त करके दफ्तर खोला और टेलीफोन के पास जाकर बैठ गया। अब कि उसने फायर स्टेशन को पुकारा। वह यह देखना चाहता था कि उसके भाइयों ने जो उसे बताया था कि टेलीफोन करने के बाद 5 मिनट के अंदर फायर इंजन पहुंच जाता है, वह ठीक है या नहीं। उसने चिल्लाकर फोन में कहा, फायर कम एट वंस, यानी आग, जल्दी आओ। एक भारी सी आवाज ने पूछा, कहाँ? एकाएक शेखर ने अपनी करतूत के फल का ध्यान आया। वह डर गया। उसने रिसीवर मेज पर रखा और जल्दी दफ्तर का दरवाजा बंद करके चाबी दे आया। दूसरे दिन एक्सचेंज में रिपोर्ट आई कि फोन का दुरुपयोग किया जा रहा है। पिता ने पहले पड़ताल की, लेकिन मौन के सिवा कोई उत्तर नहीं पाया। बात वहीं समाप्त हो गई। उस दिन से जमादार स्वयं चाबी पिता तक पहुंचाने लगा। शेखर पतंग उड़ाने लगा। पतंग उड़ाने उसे आती नहीं थी, लेकिन यह उसके पथ में विघ्न नहीं था। इससे तो उसका आकर्षण बढ़ता ही गया, और फिर पतंग उड़ाने में एक दूसरा मजा भी आता था कि वह शेखर को मना थी। शेखर के पिता कहते थे कि वह खेल खतरनाक है। पतंग उड़ाते उड़ाते कई लड़के कोठे पर से गिर पड़ते हैं। शेखर का पतंग उड़ाने का ढंग यह था कि वह घर के बगीचे में किसी को बुलाकर कहता कि पतंग उड़ा दो। जब वह खूब ऊंची उड़ जाती तब चरखड़ी अपने हाथ में ले लेता और डोर को पकड़कर नाचती हुई पतंग को देखकर अपने पर विश्वास दिला देता कि वही उड़ा रहा है या उसी ने उड़ाई है। उसे आज्ञा थी कि पिता के पास बैठे और समय समय पर दवा पिलाया करे। इसलिए नहीं कि वह इस काम में विशेष दक्ष था, इसलिए कि उसके पिता उसे अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन पतंग उड़ाने में वह सब भूल गया था। पिता के चपरासी ने आकर विघ्न डाला। शेखर बाबू, ऊपर आओ, साहब बुलाते हैं। ठहरो, हम जरा पतंग उड़ा लें, कहकर शेखर उसे भूल गया। चलो शेखर बाबू। मिनट भर बाद चपरासी फिर बोला। ठहर जाओ, कह तो दिया। चपरासी बार बार कहने लगा। जाओ, जाकर कह दो कि हम पतंग उतार कर फिर आएंगे। चपरासी चला गया और थोड़ी देर में लौट आया। शेखर बाबू, साहब का हुक्म है कि नहीं आए तो पकड़ कर ले आओ। चलो। चपरासी ने एक दूसरे नौकर को बुलाकर पतंग की डोर तोड़कर उसके हाथ में दे दी। वह उतारे और शेखर को उठाकर ले चला। शेखर की टांगें ही मुक्त थी। वह उन्हें पटकने लगा, लेकिन वह हवा में टकराकर रह गई। तब सारा का सारा जोर लगाकर अपनी पकड़ी हुई बाह को झटका, वह छूट गई, जाकर चपरासी की नाक पर लगी और चपरासी ने उसे झट से जमीन पर रख दिया, जैसे बैले ने काट खाया हो, और चीखता हुआ ऊपर भागा क्योंकि नाक से खून छूट रहा था। आधी सीढ़ियां चढ़ा हुआ शेखर जंगल से सटकर खड़ा हो गया। वह आकस्मिक घटना का फल होगा, यह सोचकर वह स्तब्ध हो गया। पिता उसके सख्त बीमार हैं, चारपाई पर हिल नहीं सकते, लेकिन उनका क्रोध। तभी शेखर ने देखा उनके पिता सीढ़ियों पर उतर रहे हैं, हाथ में एक छड़ी, हाथ कांप रहा है। दीवार पर कूहनी टेक कर संभल संभल कर पैर बढ़ाते, और दुबले कितने हो गए हैं, और उनकी आंखें न इधर देखती न उधर, न छत की ओर न सीढ़ी की ओर, केवल शेखर पर स्थिर है। उनके पीछे सीढ़ियों के ऊपर सरस्वती खड़ी है, जिसका मुख ऐसा हो रहा है कि पहचाना नहीं जाता। उनकी मौन विस्फारित आंखें शेखर की आंखों पर जमी हुई कुछ कहना चाहती हैं, कुछ कह रही हैं जो वह मुख से नहीं निकाल सकता। शेखर ने जान पाया कि उसे वहीं खड़े रहना है, हिलना नहीं है, सिर नहीं उठाना है, प्रतिवाद नहीं करना है, अपनी रक्षा नहीं करनी है। वह खड़ा रहा। 6 बार छड़ी उठी और गिरी। 6 बार शेखर के शरीर में एक रोमांच सा हो आया, पर वह हिला नहीं। छड़ी रुक गई। पिता ने एक तीखी दृष्टि से शेखर के मुख की ओर देखा। केवल चपरासी वहीं खड़ा रह गया, जिसे यह घटना समझ नहीं आई, लेकिन जो न जाने क्यों लज्जित हो गया। शेखर ऊपर नहीं जा सका।
थोड़ी देर बाद जब सरस्वती ने आकर कहा, शेखर, चपरासी को कहो डॉक्टर को ले आए, तब वह नहीं पूछा कि क्या हुआ है। 2 घंटे बाद पिता ने शेखर को ऊपर बुलाया सुलह करने के लिए। वे कभी क्षमा नहीं करते। क्षमा छोटे को किया जाता है। जिस प्रकार क्रोध में वे छोटे को छोटा नहीं समझते, उसी प्रकार क्रोध के उतरने पर भी कितनी स्वच्छ, एहसान के भाव से मुक्त, कितनी विशाल, सर्वव्यापी होती है उसकी उदारता। इसीलिए शेखर पिट कर भी उन्हें पूजता है, जैसे वह माँ को कभी नहीं पूज सकता। माँ जो पीटती नहीं, पर जो क्षमा देती है, अनुग्रह की चक्की में पीस कर। शेखर को अनुमति मिले कि नाटक देखा है। गांव में एक नाटक मंडली है जो साल में 2 बार खेल करती है, होली के दिनों में और दशहरे के दिनों में। शेखर के पिता बड़े आदमी हैं, उस गांव के पड़ोस में रहने वाले सारे बड़े आदमी, इसीलिए स्वाभाविक है कि उनका आशीर्वाद पूर्ण अनुमति मांग कर खेल किया जाए। वे स्वयं तो नहीं जाते, किंतु सत्य हरिश्चंद्र का खेल है, इसलिए लड़के को जाना मिल गया। एक फूस की टट्टियों को घेर कर बनाए गए थिएटर हॉल में सबसे अगली कतार में भाइयों के साथ शेखर बैठा है। जब पर्दा उठता है और 20 फीट लंबे और 10 फीट चौड़े इंद्रलोक का दृश्य सामने आता है, तब शेखर को लगता है कि वह अश्वमेव उसके टापू के निकट कहीं होगा। दृश्य आते हैं और चले जाते हैं, शेखर की विवेक बुद्धि को, विवेचन शक्ति को सांस ले जाते हैं। वह मुग्ध, विश्वासी, परिणत होकर बैठा रहता और देखता जाता। दुनिया में कुछ ऊपर, जहां जीवन से जीवन का अभिनय अधिक यथार्थ है, उसके सामने रहता एक बड़ा भारी संघर्ष, एक मौलिक विरोध और अपने मरते हुए पुत्र के लिए मां का विलाप। जब मरता हुआ रोहित अपने साथियों से जाकर कहता है, माता का हाल सुनायो, सांप ने मुझको डस लिया है, हाय गजब सितम, गजब सितम। तब उसे बिरती नहीं होती, हंसी नहीं आती, उसका गला भर जाता है और वह रोने लगता है, बहुत चुपचाप कि कोई उसकी यह पराजय देख न ले। खेल समाप्त हो जाता है। वे घर की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन शेखर भाइयों के साथ नहीं रह सकता। वह अलग चलता है, न देखता हुआ, भरा हुआ, असंतुष्ट। उस अंधियारे युग में जुगनुओं की तरह कुछ दृश्य एकदम से चमक जाते हैं, लेकिन सब दृश्य ही तो हैं। सब आकर चले भी जाते हैं, स्थायी कुछ नहीं है, सिवाय उस असंतोष के जो प्रकट होकर भी बढ़ता है, दबकर भी बढ़ता ही जाता है। तितली फिर चक्कर काटने लगी, लेकिन कहाँ है वह आबाद की खिड़की, कहाँ है वह मुक्ति का मार्ग। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा, और जब नहीं बह पाया तब हाथों में खेकर अपने को बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास थे, वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं थे कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुंचती, गांधी का बोल बाला, दुश्मन का मुंह हो काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते। वह भी अपनी खिड़की के पास से कहता, गांधी का बोल बाला, दुश्मन का मुंह काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का ना होना ही तो एक अंकुश था, जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगाकर फिर लैंपे लाकर उन पर मिट्टी का तेल डालता। तेल का पीपर नौकरों के पास रहता था। वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर को आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोल कर गाने लगा, गांधी का बोल बाला, दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल पे मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा।
उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है पर अभी हिंदी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिनके साथ उसे दिन भर बिताना होता था एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी में शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिसे मैं घृणित समझता हूँ। उसी विदेशी को माँ कहने का बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना प्रारंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा, जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ा थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ, एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपति गांधी हैं और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। और सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने पर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू पर छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देशी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसीलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहाँ वह जाता, उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत की उस चित्र का मैंने, हाँ मैंने। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन के पास सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा लगा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता हैं और पिता की उपस्थिति में बात करने से वह झिझकता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। वह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रोब से कहा, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है। तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ अवश्य बोल देता। उसके मन में यह संदेश उठ भी रहा था कि यह लड़का शायद कोई पाठ दोहरा रहा है, अंग्रेजी उतनी नहीं जानता। पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। पिता ने क्रोधित स्वर में कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है। जवाब क्यों नहीं देते? शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है क्या? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया, नहीं, कहीं नहीं है वह आबाद, कहीं नहीं है वह छुटकारा, कहीं नहीं है मुक्ति, न बुद्धिमत्ता में, न बेवकूफ़ी में, न एकांत में, न साथ में, न कविता में, न नाटक में, न काम में,
न निठल्लेपन में, न घृणा में, न प्यार में, उस विशाल आतताई उदार पिता के प्यार में भी नहीं। शेखर के पिता लंबे कद के, गौर वर्ण गठे हुए और उद्यमी शरीर के थे। उनकी तीखी आंखें, बंकिम नाक, मोटा किंतु दबा हुआ अधरोष्ट उसके उस अभिमानी और गुस्सैल आयत्व का परिचय देते थे जिसे लेकर किसी प्रागैतिहासिक काल के एक लोलुप लुटेरे बर्बर जाति भारत में घुसी थी और वहां प्रभुत्व जमाकर बैठ गई थी। स्वभावतः वे उदार थे, लेकिन एक दो बार चोट खाकर वे शक्की स्वभाव के हो गए थे। और जब कोई आहत होकर शक्की होता है तब संसार में शक से मुक्त कुछ नहीं रह जाता। इसलिए स्वयं ईमानदार होकर वे सारे संसार को बेईमान और उठाई गिर समझते थे। मानो निरंतर अपने मन से कहते रहते हों, देखो तुम ईमानदार हो, तभी तुमने धोखा खाया। यह बेईमानों का संसार है, यहाँ किसी का विश्वास नहीं करना। और इसीलिए मन में मैल रखने वाले न होकर भी वे सदा हर एक की बुराई पर विश्वास कर लेने को तत्पर रहते थे। बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता था, देखिए मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी है तब पक्षपात लेकर चलता ही है, प्रिजुडाइज्ड होता ही है। तब क्यों न हम संसार को अच्छा ही समझकर चलें। तर्क सिद्धि से कोई भी बात नहीं है, पर एक से हम प्रसन्न तो रह सकते हैं, आराम से जी तो सकते हैं, हर वक्त बिस्तर पर तो नहीं पड़े रह सकते। पर पिता उत्तर देते थे, तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता, तुम ही ना 10 पैसे की सीटी के 8 आने दे आए थे। शेखर कहता, मान भी लीजिए मैं दे आया, लेकिन मैं अभी तक प्रसन्न हूँ। अभी तक उस सीटी की याद मुझे खुशी देती है और आपने 8 आने नहीं गंवाए, फिर भी आप अभी तक वह बात मन में रखे हैं। यह इसलिए न कि आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। और पिता यह कहकर टाल जाते थे कि तुम अरे आदर्शवादी हो, कभी सीखोगे। वे आर्य थे, इसलिए बल को, सामर्थ्य को आदर की दृष्टि से देखते थे। शायद इसीलिए उन्हें साहब कहलाना ज़्यादा अच्छा लगता था। यद्यपि साथ ही उनके अभिमान ने उन्हें हैट कभी नहीं पहने दिया, वे सदा पगड़ ही बांधते थे। शेखर को कई बार याद आता था, एक बार उनके पिता ने एक कुली को इसलिए पीट दिया था कि उसने उन्हें साहब न कहकर बाबू संबोधन किया था। ये वही पिता थे जिन्होंने एक दूसरे अवसर पर अपने किसी अफसर से मिलने जाने से इसलिए इनकार कर दिया था कि उसके नियंत्रण में कुछ इस भाव की बू थी कि तुम मिलने आ सकते हो, यद्यपि मैं चाहूँ तो तुमसे ना भी मिलूं। इस सामर्थ्य की उपासना का एक रूप यह भी था कि उन्हें यह अनुभव करना अच्छा लगता था कि उनके पास शक्ति है। इसी भावना से वे कई बार अपने बच्चों को खेल में दखल दिया करते थे। वे यह नहीं चाहते थे कि बच्चे न खेलें या ना पढ़ें या ऐसा ना करें वैसा ना करें। वे यह चाहते थे कि खेलें तो इसलिए कि उन्होंने कहा, पढ़ें तो इसलिए कि उन्होंने कहा। स्वाभाविकता किसी बात का केवल इसलिए होना कि वह उस समय हो रही है या उसे करने वाला उसे कह रहा है के लिए उसके निकट कोई स्थान नहीं था। तभी जब वे आते तब बालक आतंक से एकाएक चुप हो जाते, खेल बंद हो जाता, पुस्तक आगे से हट जाती, पैर सिमट जाते, कुर्सी या बिस्तर छूट जाता। कोई नहीं जानता था कब किस बात की मनाही हो जाएगी, उनके जाने अच्छी या बुरी, क्योंकि उचित या अनुचित कोई बात नहीं थी। बातें थी तो 2 प्रकार की, एक जिनके लिए उनकी अनुमति थी, दूसरी जिनके लिए अनुमति नहीं थी। बस इसकी आगे न तर्क था न बुद्धि। ये लड़के मेरे हैं, मेरे ही हैं, नितांत मेरा अधिकार है इन पर, यह भाव उनमें सदा रहता था। कुछ इसी भावना से उन्होंने संतान का नाम एक विदेशी ढंग पर रखा था, जिसके नाम के साथ पिता का नाम भी रहता है। शेखर को अपना पूरा नाम लिखना होता तो लिखना पड़ता था चंद्रशेखर हरिदत्त पंडित या अंग्रेजी में CH पंडित। शेखर ने इस बात को उस रोशनी में उस दिन देखा जब उसने अपनी एक किताब पर, जिस पर उसने सहज भाव से अपना नाम चंद्रशेखर पंडित लिख गया था, पाया कि पिता ने लाल रोशनाई से दोनों शब्द के बीच भूल का चिन्ह लगाकर ऊपर लिखा हरिदत्त। और एक बार फिर उसने अपने ही साथ से तैयार किए हुए कविताओं के संग्रह पर, जिस पर उसने भावावेश में किसी क्षण में लिख गया था शेखर सन ऑफ नेचर, शेखर प्रकृति की संतान। नेचर शब्द के स्थान पर लिखा हुआ पाया पंडित हरिदत्त। उस दिन तो उसे
लगा कि पिता ने उसके साथ एक पवित्र क्षण को नष्ट कर दिया है और इस अत्याचार को सहने में असमर्थ उसने वह कापी फाड़ डाली। पता नहीं यह लड़कों के निमित्त से सिद्ध होते हुए अपने अभिमान के कारण था या लड़कों के विकास में निस्वार्थ लगन के कारण कि जब कभी किसी लड़के की कोई बात उन्हें पसंद आ जाती थी तब वे बहुत ही प्रसन्न होते थे, लड़के का जरूरत से अधिक सम्मान करते थे, सबके आगे उनकी प्रशंसा करते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे क्रुद्ध होने पर वे उसके विपरीत भावनाओं को अति की मात्रा पर पहुंचा देते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और एक लाइक का बटन देते जरूर जाइएगा। जय हिंद।